हेलो दोस्तों। एआईबी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आप सभी लोगों ने अपने नतीजे देख ही लिए होंगे। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो की शुरुआत में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जो लोग अपने जीवन में इस नई पारी को शुरुआत करने वाले हैं, अपनी जिंदगी को एडवोकेट के तौर पर परस्यू करने वाले हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मगर इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं उस पॉइंट के बारे में जो एआईबी रिजल्ट देखने के बाद आप लोगों के मन में आता है। भाई, खुशी होती है, बिल्कुल होती है, मगर साथ में कुछ अनसर्टेनिटीज के साथ। ये अनसर्टेनिटी है कि अब जिंदगी में क्या किया जाए। भाई, डिग्री आ चुकी है, क्या मैं अपने जीवन में वकील के तौर पर चीजों को करूं, जुडिशरी की तरफ जाऊं, या फिर एक एकेडमिशियन के तौर पर एलएलएम को परस्यू करूं। क्या करना चाहिए जिंदगी में, ये एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अगर आप अपना करियर वकील के तौर पर परस्यू करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या अनसर्टेनिटीज होती हैं और उन अनसर्टेनिटीज से बाहर आकर आप अपने करियर को कैसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। भाई, सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में आता है किसी भी प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले, वकालत के तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले, वो ये है, क्या मैं वकील के तौर पर एक अच्छी अर्निंग कमा पाऊंगा? क्या मेरी एक अच्छी अर्निंग होगी? क्या मैं जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब पूरे कर पाऊंगा? क्या मेरे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा या फिर बड़ा घर होगा? दूसरा सवाल वो ये है कि चलो मैं जिंदगी की शुरुआत कर भी लूं, मगर मुझे क्लाइंट मिलेंगे कहां से? ये दो सवाल हैं जो आप लोगों के मन में बार बार आते हैं। इन सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और आप अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, ये भी मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से एक एक करके शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आप लोगों के सामने आते हैं। पहली बात कि प्रैक्टिस कहां से स्टार्ट की जाए, कैसे स्टार्ट की जाए, क्या ग्रोथ है करियर में लॉ में या नहीं, या फिर एक एडवोकेट महीने का कितने रुपए कमा लेता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आप लोगों से बोलूंगा सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में शुरू करते हैं जो एक बेसिक है। भाई, एलएलबी पूरा करने के बाद दो तरीके के लोग होते हैं, जिन लोगों ने बाहर से जाकर अपने घर से छोड़कर अपनी एलएलबी को कंप्लीट किया होता है, और दूसरे वो लोग होते हैं जिन लोगों ने एलएलबी की शुरुआत अपने घर से ही की होती है, अपने घर में यानी कि घर के पास के किसी कॉलेज से एलएलबी कंप्लीट किया होता है। तो उनके मन में अब दो सवाल होते हैं कि मुझे वकालत अपने घर में यानी कि अपने घर के पास जो कोर्ट है वहां से स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर मुझे किसी मेट्रो सिटी में मूव करके प्रैक्टिस को स्टार्ट करना चाहिए। ये दो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप कहीं से भी अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की शुरुआत आप कहीं बाहर निकल के भी कर सकते हैं और अपने घर से भी कर सकते हैं। जी, दोनों ही जगह इक्वल स्कोप होता है। लोगों को ऐसा लगता है मेट्रो सिटीज में बहुत अच्छा पैसा है, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। आप दोनों ही जगह इक्वली पैसे कमा सकते हैं। और ये कैसे मुमकिन कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। भाई, मन में सवाल आता है, मान लीजिए अगर मैंने अपने शहर से प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो मैं कहां से केसेस लेकर आऊंगा, मेरे केसेस कैसे आएंगे मेरे पास? और अगर मैंने बाहर जाके शुरुआत करी तो मुझे तो वहां कोई जानता भी नहीं है, तो मैं किसी वकील के साथ काम स्टार्ट करूंगा तो वो मुझे कितना ही काम सिखाएगा? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बोलूंगा लाइफ में अगर आप अपने करियर को वकील के तौर पर परस्यू करना चाहते हो तो लाइफ में एक बेसिक चीज पर फोकस करो। वो है लॉ को रेमेडी के हिसाब से पढ़ना। यानी कि आप लॉ में ये मत ढूंढो कि लॉ क्या कहता है। लॉ में कभी नहीं ढूंढना कि लॉ क्या कहता है, लॉ प्रोविजन क्या कहते हैं। आप ये ढूंढो कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या रेमेडी चाहता है। इस रेमेडी को पाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा, ये आप लोगों को पढ़ना होता है। सबसे पहले रेमेडी बेस्ड अप्रोच होती है। लाइफ में आप ये नहीं कहते क्लाइंट से कि ये तो कानून में मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा है ही नहीं।
क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह एक स्कोप मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा जिसके बेसिस पर आप उस रेमेडी को अप्रोच कर सकते हैं। भले ही तरीका कोई दूसरा हो, बट आप उस रेमेडी को अप्रोच कर सकते हैं। ये हमेशा किसी भी लॉ में स्कोप होता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि सर मुझे प्रोसेस कैसे पता चलेगा कि कहां से मैं ड्राफ्ट लूं या फिर कहां से मैं प्रोसीडिंग को स्टार्ट करूं। लॉ पढ़ने के बाद तो वो चीजें उतनी क्लियर होती नहीं है। लॉ में तो बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट में नहीं चलती, बट लॉ में लिखी हुई हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपको पता है कि आपको अपने क्लाइंट को क्या रेमेडी दिलवानी है, तो हमेशा प्रोसेस जानने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पढ़िए। एक या दो या चार नहीं, बल्कि बहुत सारे जजमेंट्स पढ़िए उस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, भाई अगर मैं आप लोगों से बात करूं चेक बाउंसिंग का केस, अगर आप चेक बाउंसिंग के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो लॉ जो है सेक्शन 138 से लेकर 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का इतनी बातें नहीं कहता, मगर आप अगर उससे रिलेटेड जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि प्रोसीडिंग कहां से स्टार्ट करनी है और कहां ले जाकर वो प्रोसीडिंग एंड होती है। इसी तरीके से अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा फाइल करना चाहते हैं, लॉ प्रोविजंस बहुत क्लियर नहीं है, बट अगर आप कंटेम्प्ट से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स को जजमेंट के थ्रू पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा कि मैं कहां से किस जज को अप्रोच करूं और प्रोसीडिंग कहां जाकर एंड होगी। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आप जजमेंट से सीख सकते हैं। यानी कि जो डायरेक्ट पढ़ना है वो सिर्फ रेमेडी के लिए पढ़ना है, जो स्कोप ढूंढना है, वो प्रोसेस ढूंढना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जजमेंट में मिलता है। ये आपको किसी भी डायरेक्ट में नहीं मिलेगा। आप लोगों को कॉलेजेस में बताया जाता है, बट मैं आप लोगों से कह देता हूं कि आपको लॉ पॉइंट नहीं पढ़ना, आपको प्रोसेस जानना है कि मैं किसी चीज की शुरुआत करने वाला हूं तो मैं किस अथॉरिटी को अप्रोच करूं। क्योंकि आपको अथॉरिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ जजमेंट के बारे में ही पता चल सकता है। मैं आप लोगों को इस बात को एक और एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि किसी घर के पास किसी दुकान पर एक लड़का पकड़ा गया, जो कि एक आदमी पकड़ा गया जिसके अंडर में कुछ बच्चे काम कर रहे थे, यानी कि चाइल्ड लेबर का उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। यानी कि कोई हो सकता है चाय वाले की दुकान पे 10 साल का बच्चा काम कर रहा हो, 12 साल का बच्चा काम कर रहा हो, तो उससे रिलेटेड उसके पास लेबर इंस्पेक्टर आया होगा और प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो अब उस चाय वाले को अगर आपको बचाना है तो किस अथॉरिटी को अप्रोच करें? लेबर कोर्ट को अप्रोच करें, जो ऑफिसर आया था लेबर कमिश्नर लेबर इंस्पेक्टर उसे अप्रोच करें, या कोर्ट को अप्रोच करें? कौन सी कोर्ट को अप्रोच करें? सिविल कोर्ट को, क्रिमिनल कोर्ट को? ये सारी बातें आपको सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पढ़ के ही पता चल सकती हैं, कोई और तरीका नहीं हो सकता। भाई कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं इस चीजों के लिए कि मैं सीनियर के साथ काम करके सीखूंगा। मैं बोलूंगा सीनियर के साथ काम करके आप सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की वर्किंग सीख सकते हो कि कोर्ट में कौन सी फाइल कैसे रखी जाती है और किस फाइल पर क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होता है। आप कभी भी प्रोसेस नहीं सीख सकते और ना आपको कोई प्रोसेस सिखाने वाला होता है। कितना भी अच्छा एडवोकेट क्यों ना हो, वो आपको कभी भी प्रोसेस नहीं सिखाएगा। प्रोसेस आप सिर्फ सीख सकते हो जजमेंट्स के थ्रू। मेरी बात हमेशा याद रखना, ये आप लोगों को बातें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ऐसे ट्रेड सीक्रेट हैं इस प्रोफेशन के कि हर कोई पर्सन अपने पास रखना चाहता है। दूसरी बात, भाई यहां बात आती है क्या मुझे अपनी सिटी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर अपने होम टाउन से स्टार्ट करना चाहिए या फिर किसी बाहर सिटी से स्टार्ट करना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कहीं से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में एक और सवाल मन में बनता है, वो ये है क्या मुझे क्लाइंट मिलेंगे? क्लाइंट कहां से लेकर आऊं? मुझे प्रैक्टिस कहां से स्टार्ट करनी चाहिए? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कॉर्पोरेट से, सिविल से, क्रिमिनल से? ड्राफ्ट कहां से मिलेंगे? सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ मुझे कहां से पता चलेगा? ऐसे भर भर के सवाल मन में होते हैं। भाई सबसे बेसिक सवाल के बारे में बात करता हूं कि क्लाइंट कहां से मिलते हैं। देखो, अगर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है अपने शहर से
हो सकता है आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आपके पास जो टच है, जिनके पास डिस्प्यूट्स होते होंगे, वो आपके पास ना हो। पॉसिबल है कि आप अपने लाइफ में एक पीसफुल सिटीजन के तौर पर, एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर, एक सिंसियर स्टूडेंट के तौर पर जिंदगी बिताते हो और आपके आसपास कोई डिस्प्यूट हो ही ना। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, सबसे पहले लाइफ में जरूरी है कि आप अपने ग्रुप को बड़ा करें। ये ग्रुप को बड़ा करने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि अपनी दोस्ती बढ़ानी। अपनी दोस्ती को लिमिट करना है, मगर अपने ग्रुप को बढ़ाना है। सर ये कैसे मुमकिन है? देखो, अब लाइफ में जरूरी है कि आप जिससे भी रिलेशन बनाओ, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर बनाओ, ताकि आपकी जो इमेज है वो इमेज एक जिम्मेदार आदमी के तौर पर जाए। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड सर्कल नहीं बढ़ाना है। जो दोस्त हैं उन्हें लिमिट कीजिए, ताकि आपके दोस्त अगर किसी गलत हरकत में है तो आपकी इमेज वो साथ में नहीं जानी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, सर क्लाइंट कहां से मिलेंगे? मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप क्लाइंट लेने का एक ही तरीका है, ग्रुप बढ़ाने का एक ही तरीका है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तो आप कुछ क्लब्स ज्वाइन कीजिए। आप कुछ क्लब ज्वाइन कर लीजिए, क्लब ज्वाइन कर लीजिए, कुछ पार्टीज ज्वाइन कर लीजिए, वो ज्वाइन कीजिए। तो जैसे कि क्लब के तौर पर एक सिटी क्लब होता है, वहां अपनी मेंबरशिप लीजिए और वहां जाकर लोगों से घुलिए मिलिए। भाई हो सकता है आप उतने अच्छे ना हो, बट आपका ना लोग चेहरा पहचानने लगते हैं। जैसे जैसे पहला चेहरा पहचानने लगते हैं, वैसे वैसे लोगों को आप पर एक कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। हमारे प्रोफेशन में हर इंसान बड़े वकील की तरफ नहीं भागता। सबसे पहले इंसान भागता है रिलायबल वकील की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप अपने क्लाइंट को रिलायबिलिटी नहीं दे सकते, तब तक कोई भी पर्सन आपको अप्रोच करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपने लॉ पता कर लिया, प्रोसीजर पता कर लिया, रेमेडी पता कर ली। अब आप अपना ग्रुप सर्कल बड़ा कर रहे हो। कैसे बड़ा कर रहे हो? या तो आप क्लब के थ्रू बड़ा कर रहे हो, या फिर आप पार्टीज के थ्रू बड़ा कर रहे हो। मैं बोलूंगा पार्टीज के थ्रू आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप नहीं लेनी किसी पॉलिटिकल पार्टी की। मार्क माई वर्ड, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप नहीं लेनी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप लोगे आप, तो आपको उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। आप वहां के जो लीडर है, हो सकता है आपके शहर का कोई विधायक हो सकता है आपके शहर का कोई एमपी हो, उसके यहाँ जाके बस उसकी बैठक में बैठना शुरू कीजिए। लोगों की समस्याएं जो वो सुन रहा है उसे सुनिए। हो सकता है पहली बार आप जब जाओ तो बहुत अजीब सा आपको लगे कि यार मैं कहाँ आ गया, मैं तो इस टाइप का हूं ही नहीं। बट मैं आपसे बोलूंगा, ग्रुप सर्कल बढ़ाने का यही तरीका है। आप लोगों को वहां दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। रिच लोग भी मिलेंगे जो कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए उस एमपी एमएलए के पास एसोसिएटेड होंगे। कुछ क्रिमिनल्स भी मिलेंगे जो आसपास की चीजें कर रहे होंगे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर होती है तो उसके पास आसपास सारे तरीके के लोग होते हैं। जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने जीवन में इस ग्रुप को बड़ा करने के लिए ये दो चीजें करिएगा जरूर। जितना आप ऐसे करते हो उतना चीजें लाइफ में बेहतर होती है। हो सकता है आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो गोल्फ क्लब ज्वाइन कीजिए। पार्टीज नहीं जाना, मतलब ऐसा नहीं करना कि क्लब में जाना है तो इसका मतलब मैं किसी पब में जा रहा हूं। पब में जाके आपको कुछ हाथ नहीं होगा। आप किसी गोल्फ क्लब में जाइए, किसी हॉकी क्लब में जाइए, किसी और एसोसिएटेड में जाइए जहां आपको वहां लोग मिले और लोग जिम्मेदार हों। वहां आप भी जिम्मेदार तौर पर बिहेव कीजिए। दोस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, लोगों से घुलने मिलने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में ये ज्ञान जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो इस तरीके से आप अपने शहर में या फिर शहर के बाहर दोनों जगह चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब उसकी मेंबरशिप लेना नहीं है, क्योंकि अगर मेंबरशिप लोगे तो लाइफ में खुद फंस जाओगे। इसलिए अपने आप को, अपनी लिमिट को ड्रॉ करना है कि मुझे ये एज अ टूल वकालत के तौर पर स्टार्ट करना है। उसके बाद मन में सवाल आता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट करें या फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लोग कहते हैं बहुत सारे कि भाई हाई कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, आधा खेल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खत्म हो चुका होता है। मैं बोलूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों जगह की अपनी एक रिलीवेंस है, अपनी एक वैल्यू है।
एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, यह है प्रोसेस जानना। आप किसी भी केस का प्रोसेस जान लीजिए और आप एडवोकेसी की अप्रोच जान लीजिए। ये दो चीजें आप जान लीजिए, एक प्रोसेस जान लीजिए और एक एडवोकेसी की अप्रोच जान लीजिए। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किस ट्रिब्यूनल से प्रैक्टिस स्टार्ट की है या फिर किस फील्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट की है। मतलब हो सकता है आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट करी हो सकता है आपने रेरा के ट्रिब्यूनल से प्रैक्टिस स्टार्ट करी हो या फिर हाई कोर्ट से प्रैक्टिस स्टार्ट की हो। आपको अगर पता है कि कोर्ट में कैसे प्रेजेंट हुआ जाता है, आप अथॉरिटीज के सामने कोर्ट में कैसे प्रेजेंट होते हैं, आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी जज के सामने अपियर हो सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके सामने अपियर हो रहा हूं, किसी जस्टिस के सामने अपियर हो रहा हूं या फिर किसी जज के सामने अपियर हो रहा हूं। प्रोसेस जान लीजिए और एक एडवोकेसी का अप्रोच रेमेडी बेस्ड बात करना शुरू कीजिए। भाई कुछ लोगों को लगता है जब जज के पास जाएंगे तो उसकी अप्रोच अलग होती है, जस्टिस बहुत जल्दी कॉस्ट इंपोज करना शुरू कर देते हैं। मैं बोलूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप रीजनेबल बात करना जानते हैं, बेवजह बेतुकी बातें नहीं करते हैं, तो आप कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर लीजिए, आपको हमेशा फायदा होगा। इसी तरीके से लोगों के मन में सवाल होता है कि सिविल से स्टार्ट करें, क्रिमिनल से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करनी चाहिए वकालत। मैं बोलूंगा आपको प्रोसेस जानना है कि कोर्ट में कैसे अप्रोच करते हैं और जज के सामने कैसे बात करते हैं। फाइल तैयार करना सिविल, क्रिमिनल या फिर कॉर्पोरेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको इस केस में किसी भी जजमेंट के थ्रू, भाई जो भी आपके पास केस आया आप उसका जजमेंट पढ़िए, जजमेंट के थ्रू आप प्रोसेस जान लीजिए कि किस अथॉरिटी को अप्रोच करना है, किस दिन अप्रोच करना है, और आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भाई पहली बार मेरे पास एक केस आया जहां मुझे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनानी थी। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप आरबीआई के ऑफिस से कराते हो। तो जब मेरे पास वो पहली बार केस आया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनती कैसे। थोड़ा बहुत पढ़ा था, सुना था, बट पता नहीं था एक्चुअल में। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्तों को अप्रोच करो, क्योंकि हो सकता है किसी दोस्त ने कुछ गलत किया हो या फिर उसका प्रोसेस सही ना हो। इसलिए सबसे पहले आप जजमेंट्स के थ्रू एनबीएफसी के बारे में पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उस ऑफिस में अगर क्लाइंट अगर साथ नहीं है तो आप वहां जाकर विजिट कर सकते हो, वहां की अथॉरिटी से मिल सकते हो, भाई कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है। जज से नहीं मिलना, कोर्ट का जो ऑफिस स्टाफ होता है, कोर्ट में बराबर में जो लोग होते हैं उनसे मिल लीजिए। जैसे कि आपको कॉर्पोरेट का केस फाइल करना है, हो सकता है आप एनसीएलटी को अप्रोच कर रहे हो, तो एनसीएलटी की प्रोसीडिंग को एक दिन पहले, 2 दिन पहले जाकर ऑब्जर्व कर लीजिए। वहां जहां फाइलिंग्स होती है वहां के लोगों से बात कीजिए कि भैया यहां चलता क्या है, कैसे चलती हैं चीजें। जितना आप बात करते रहोगे, हो सकता है आप 3 दिन पहले बात करना स्टार्ट करो या फिर आप हफ्ते भर पहले बात करना स्टार्ट करो। जिस तरीके से आप लोगों से बात करोगे वैसे वैसे आपको वहां का प्रोसेस भी पता चलता जाएगा। उसके बाद एक और सवाल वो ये है कि मुझे एप्लीकेशंस के ड्राफ्ट चाहिए होते हैं सर, पिटीशन चाहिए होते हैं, मैं कैसे पता करूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं बोलूंगा कि देखो, जब गूगल का जमाना नहीं हुआ करता था तब भी लोग प्रैक्टिस करते थे और वकालत चलती थी। तो लोग एक दूसरे से यहां, मतलब ऐसा भी नहीं होता था कि व्हाट्सएप पर ड्राफ्ट एक्सचेंज कर ले। व्हाट्सएप भी कुछ 2010 के आसपास की टेक्नोलॉजी है। जो हम सीनियर्स से सीखते हैं वो ये कहते हैं जो वकील अपने ड्राफ्ट को अपने तरीके से प्रिपेयर करता है, पढ़ पढ़कर, जजमेंट्स पढ़ने के बाद, वहां कोर्ट में ऑलरेडी पुराने पिटीशंस फाइल हुए हैं उन्हें देखने के बाद, लॉ को पढ़ने के बाद, तो वो जो पिटीशन और एप्लीकेशन तैयार करता है ना, वो वकील की लाइफ में एक बार की मेहनत होती है। उस मेहनत के भरोसे आप अपनी जिंदगी चला सकते हो, ये याद रखना। आप जितने अलग अलग केसेस में डील करके पिटीशन और एप्लीकेशन अपने आप बनाना सीखते हो, आपकी वो एक अपनी मेहनत होती है जो जिंदगी भर आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपको जिंदगी भर बैठा कर खिलाने के लिए तैयार होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा, ये दो मेहनत अपनी जीवन में ठान लेना कि अपने लेवल पर करूंगा।
एक ड्राफ्ट की प्रिपरेशन, भले ही आप ये ड्राफ्ट कोर्ट में जाकर फिजिकली दूसरे लोगों को देखें, भाई हो सकता है कि आपने बेल एप्लीकेशन का ड्राफ्ट आज तक ना देखा, अपने आसपास के किसी बड़े वकील का नाम देख लीजिए, उनकी फाइल कोर्ट में जाकर मांगिए और उसे इंस्पेक्ट करने के बाद उसमें से कुछ पॉइंट नोट कर लाइए। पॉइंट नोट करके लाने, फोटो नहीं खींचने देगा वो आपको। तो जैसे ही आप पॉइंट नोट करके लाएंगे उसके बाद अपने दिमाग से बैठकर उसे लिखिए। वो लाइफ में एक बार मेहनत होगी जो जिंदगी भर आपको कमा के खिलाती है। इसी तरीके से होता है सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ हर पॉइंट पर एक सेटल्ड स्टेज में होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, भाई आप अगर कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करते हो तो कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करने के बाद जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने चीजों को ऐड किया है यानी कि एडेंडम बनाया है, तो क्या इस एडेंडम का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं है? ये एक सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ है। जैसे ही आप ये पता कर लोगे, ये जीवन में एक बार की मेहनत होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी बेल एप्लीकेशन को फाइल किया। अब आपको बेल एप्लीकेशन फाइल करने के बाद बेल पर सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ जितनी तरीके से आप पढ़ते चले जाते हो, आपको सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ पता चलते रहते हैं। ये आपकी एक टाइम की मेहनत होती है। जैसे ही आप सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ पढ़ना शुरू करते हो तो जीवन में दो चीजें वकील इकट्ठी करता है, वो ये है, एक तो ड्राफ्ट और एप्लीकेशन, एक सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ। ये दो वकील की एक ऐसी एसेट है जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। और ये आप पता कर लेते हो शुरुआत के 3 साल के अंदर अंदर। ये चीजें बड़े आसानी से पता चल जाती है जिंदगी में। जब आप वकालत शुरू करते हो तो 3 साल के अंदर अंदर आप कितने भी डिफरेंट स्पेयर में काम क्यों ना कर लो, आपको सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ पता चल जाएंगे, ड्राफ्ट और एप्लीकेशन पता चल जाएगी, किसी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्लाइंट कैसे आते हैं, कहां से स्टार्ट कर सकते हो और क्या आप लोगों की एसेट होती है। ये चीजें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ और एप्लीकेशन आप लोग किसी और लोगों के बिहाफ पर फाइल करते हो, यानी कि आप क्लाइंट के बिहाफ पर ये सारी चीजें आप फाइल कर रहे होते हो। तो जिंदगी में मेरी एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में एक बात याद रखना, जब आप एक क्लाइंट के तौर पर याद फाइल करते हो ना, तो जिंदगी में जो क्लाइंट है, केस जो हारता है वो क्लाइंट हारता है। केस जो हारता है वो क्लाइंट हारता है, वकील कभी केस नहीं हारता। वकील या तो जीतता है या सीखता है। वकील की जिंदगी में हार नहीं लिखी होती। और कोई भी वकील, चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम आप क्यों ना ले लो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी जिंदगी में सारे फेवरेबल ऑर्डर ही लिए। हो सकता है आप शुरुआत में अपने कोई एप्लीकेशन फाइल करो, ड्राफ्ट फाइल करो और वो रिजेक्ट हो जाए, डिसमिस हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मगर मैं आपसे बोलूंगा कि इस रिजेक्शन और डिसमिसल से आपके जीवन तय नहीं हो रहा कि आप वकालत कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपका यहां तय होता है कि उस केस में आपके अगेंस्ट डिसीजन आया है, आपके क्लाइंट के अगेंस्ट डिसीजन आया है। मगर इस बात का मतलब यह भी नहीं है कि क्लाइंट की तरफ आप अपनी एम्पैथी खो दो, उसकी फीलिंग्स को ही समझना बंद कर दो कि मुझे तो उससे पैसा लूट कर खाना है और अपनी जीवन जीना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने क्लाइंट की फीलिंग्स समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप उसके लिए एक रियल मेहनत कर पाओगे। मैं फिर से कहता हूं, हार जो होती है वो क्लाइंट की होती है, जीतता है वकील या फिर सीखता है वकील। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक और चीज मैं आपको बता रहा था, ये है रिजेक्शन और डिसमिसल। ये डे टू डे बेसिस पर होता है, किसी भी वकील के साथ हो सकता है, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो। तो इससे कभी घबराना नहीं है, कैरियर इससे तय नहीं होता। कोई एक केस का कैरियर या फिर किसी एक पर्टिकुलर दिन का डिसीजन आपका कैरियर तय नहीं करता है। वो उस पर्टिकुलर डे के दिन था या फिर उस पर्टिकुलर केस में था। इससे ज्यादा हमें नहीं सोचना होता। मुझे बस सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ इकट्ठा करना है और मुझे ड्राफ्ट और एप्लीकेशन इकट्ठा करना है।
बाकी जिंदगी में रेमेडी बेस्ड अप्रोच रखनी है और प्रोसेस को जानना है जजमेंट्स के थ्रू। जितना ज्यादा आप ये करते चले जाते हो उतना बेहतर आप वकील बनते चले जाते हो। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, क्या कोई ग्रोथ है वकील के तौर पर जिंदगी में, क्या कोई ग्रोथ है या नहीं है? मैं आप लोगों से बोलूंगा कि एडवोकेसी एक ग्रोथ है। भाई आप खुद वकालत करते हो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस में हो, ग्रोथ है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लीगल एड, जिसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपने आप को एनरोल्ड करा सकते हो। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, भाई लीगल एड के तौर पर दिल्ली में आपको 800 रुपए पर केस मिलता है। 800 रुपए पर हियरिंग मिलता है, पर केस नहीं, पर हियरिंग। यानी कि लीगल एड में अगर आपने अपने आप को एनरोल्ड करा रखा है और आप बेसिक प्रोसेस जानते हो कि कोर्ट में कैसे अपियर होना है, तो आप दिन के बड़े आराम से 3 हियरिंग कर सकते हो। आप दिन की बड़े आराम से 3 हियरिंग कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आपको ये पेमेंट करती है। वो पेमेंट बहुत रेगुलर बेसिस पर नहीं होते, 3 महीने में होते, 4 महीने में होते, बट पैसा हमेशा मिलता है, पैसा मार में नहीं होता। तो इस तरीके से आप एडवोकेसी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं तो लीगल एड के तौर पर अपने आप को स्टार्ट करके एटलीस्ट प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर ही सकते हो। मोर ओवर ग्रोथ है, एओआर एग्जाम के तौर पर आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में एनरोल्ड कराकर अपने सिग्नेचर की वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम होता है, तो उसके थ्रू आप अपने सिग्नेचर की वैल्यू इकट्ठी कर सकते हो। आप हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल बन सकते हो, यानी कि किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ पर आप अपियर हो सकते हो। ये लोग होते हैं स्टैंडिंग काउंसिल। साथ ही आप लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम, डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम, एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज, ये सारे रास्ते, ये सब बड़े रास्ते सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बाद ही खुलते हैं। बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन सकता, एडवोकेट जनरल नहीं बन सकता, अटर्नी जनरल नहीं बन सकता, या फिर हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता। तो इसलिए यह प्रोसेस लाइफ में बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ी पोजीशन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, क्या जिंदगी में मैं ज्यादा कमा पाऊंगा? क्या मैं जिंदगी में एक ऐसा जीवन जी पाऊंगा कि मैं अपनी जिंदगी में एक बड़ी गाड़ी सोच सकता हूं, बड़ा घर सोच सकता हूं और एक बड़ी कमाई सोच सकता हूं? तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर आप इनिशियल वकील के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो 1 साल से 3 साल के बीच में आप लोगों की जो मंथली इनकम होती है वो 30,000 से 90,000 के बीच में होती है। ये वो पीरियड होता है जहां आप अपने ड्राफ्ट इकट्ठे कर रहे होते, जहां आप सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ इकट्ठे कर रहे होते और अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के सामने, कोर्ट्स के सामने अपनी अपीयरेंसेस को समझने की कोशिश कर रहे होते कि किस तरीके से किस जज के सामने अपीयर होना है। ये ट्रायल पीरियड होता है जिसे हम इनिशियल पीरियड ऑफ एन एडवोकेट लाइफ कहते हैं। ये 30,000 से 90,000 रुपए तक आपको दे देता है। कैसे देता है सर? मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं आप लोगों से बोलूंगा, मैंने आप लोगों को बताया क्लाइंट गेन करने का तरीका। एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपने आप को एनरोल कराइए, आपको स्टार्टिंग से केसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि आप क्लब या फिर पार्टीज को ज्वाइन कीजिए, वहां जाकर बैठिए, लोगों से घुलिए मिलिए, दोस्ती मत बढ़ाइएगा। दोस्ती बढ़ाना नुकसानदायक होता है, क्योंकि दोस्ती में आदमी आपसे उम्मीद करता है कि आप फ्री में काम कर दोगे। ये काम आप नहीं कर सकते। जिंदगी में घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? आपको क्लाइंट की तरफ एम्पैथी रखनी है, उसका दर्द समझना है, मगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खा नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही हर पर्सन से बात करें। और जब आप अपना इनिशियल पीरियड जिंदगी का कैरी कर रहे हैं वकील के तौर पर, तो जरूरी है सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ, ड्राफ्ट इकट्ठे करना, प्रोसेस जानना और अप्रोच अपनी रेमेडी बेस्ड बनाना। ये माइंड को सेटल्ड होने में, ट्रेंड करने में इनिशियल 3 साल आपके जिंदगी के चले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड होता है 3 से 6 साल के बीच में। यहां आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में नाम हो चुका होता है, क्लब और पार्टीज के लोग आप लोगों को जानने लगते हैं। तब आपकी ऑटोमेटिक इनकम 1.5 लाख से 5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। सर क्या हर महीने ये पैसे आते हैं? ऐसा नहीं होता। देखो, जब आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी बार आपके पास बेल आ जाती है, ऐसी ऐसी बेल आ जाएगी जो आपको 2 लाख रुपए दी जाएगी। बहुत इजी है,
2 लाख रुपए मिल गए। 4 लोगों की बेल करानी थी, 50-50 हजार रुपए किसी से भी ले लिए और 2 लाख रुपए मिल गए। आपको कोई कॉर्पोरेट का केस मिल गया जहां आपने 1 लाख रुपए ले लिए, तो हो सकता है कि एक महीने में 1.5 लाख ना हो, बट साल का अगर एवरेज निकाल के देखोगे तो आपका साल का एवरेज उतना ही पहुंच रहा होगा। बड़े आराम से 1.5 लाख से 5 लाख इनिशियल पीरियड के बाद, ग्रोथ पीरियड में आप इतना कमाने लगते हो। उसके बाद आता है मैच्योर पीरियड। ये कहलाता है 7 साल से 10 साल के बाद का पीरियड। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। ये मैच्योर पीरियड में से क्यों कह रहा हूं। इसके बाद आपकी जिंदगी के रास्ते खुलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, ये रास्ते आपकी जिंदगी के खुलने शुरू हो जाते हैं। यहां आप कैपेसिटी में होते हो। 5 साल की कैपेसिटी के बाद, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इस कैपेसिटी में होते हो कि आपको कहीं का भी पैनल मिल जाए। गवर्नमेंट के पैनल आपको मिलने लगते हैं 5 साल की प्रैक्टिस के बाद, मगर रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, क्लब्स, बेल, ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर रखी होनी चाहिए, तभी मिलता है। वरना ऐसा नहीं होता कि घर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और आज सोचो कि मुझे तो रजिस्ट्रेशन कराए हुए साहब 5 साल हो गए, तो आपने अपनी इनिशियल पीरियड को जिया ही नहीं, जहां आप सेटल्ड प्रपोजिशन ऑफ लॉ अपने बेसिस पर ड्राफ्ट और कोर्ट के सामने प्लीड करके चीजों को इकट्ठा कर सकते थे। इसलिए अगर आप 5 साल प्रैक्टिस छोड़ने के बाद सोचो कि आपको 7 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वो इनिशियल फेज जिंदगी का जीना पड़ेगा वकील के तौर पर, और वो भी सही अप्रोच के साथ। भाई कुछ वकील होते हैं, आप लोग देखते हो यार, हमारे यहाँ तो 15 साल से वकील साहब हैं, उनको तो जो है महीने के 30,000 रुपए कमाने भारी पड़ते हैं, तो उनका सोशल सर्किल उतना बड़ा नहीं होता। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी जिंदगी में प्रोसेस और अप्रोच सही नहीं रखी होती, क्योंकि प्रोसेस आपको जजमेंट के थ्रू पता चलता है और अप्रोच आपको रेमेडी बेस्ड रखनी है। क्लाइंट को लूट कर नहीं खाना है। क्लाइंट को जब रेमेडी दिलाओगे तो अपनी प्रैक्टिस अपने आप ग्रो होने लगेगी, और अपने लिए भी आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि हारता केस में सिर्फ क्लाइंट है, वकील जीतता है या फिर सीखता है। इसलिए मैं बोलूंगा उस समय का पीरियड ऐसा होता है कि आप 7 लाख रुपए से, और कोई लिमिट नहीं है कि कितने रुपए पर मंथ कमा सकते हो। आपको शायद मैं ऐसे कई नाम बता दूंगा जिनका नाम आपने दिल्ली में हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना होगा, और उनकी पर मंथ की अर्निंग 24, 25, 30 लाख रुपीस तक है। कैसे है भाई, 10-12 पैनल ले लिए, 4-5 जो है रिटेनरशिप हो गई, अपने आप आ जाते हैं पैसे। रिटेनरशिप लेनी शुरू हो जाती है, तो पैनल्स, रिटेनरशिप, और इसके बाद जिंदगी के ये बड़े बड़े रास्ते, ये आसानी से आप लोगों को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिंदगी में याद रखना, इनिशियल 3 साल का पीरियड भी अगर खराब नहीं कर सकते हो तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि हमेशा कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो रास्ता मुझे खुद बनाना है। अगर आपकी मंजिल आसमान है, स्काई इज द लिमिट, तो आपको अपना रास्ता अपने आप बनाना पड़ेगा, ये जरूरी है। साथ ही मैं आप लोगों से कहूंगा, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि मैं 3 साल के पीरियड में ये सारी चीजें सीख जाऊंगा। इसीलिए बोलूंगा इस वीडियो के अंत में, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो आज के लिए मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा क्या आप लोगों को ये वीडियो फायदेमंद लगती है या नहीं। थैंक यू वेरी मच गाइस।